फिल्म की शुरुआत इंसानों द्वारा एक वायरस बनाकर अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनने के प्रयास से होती है। मनुष्यों के लिए इसकी सुरक्षा निर्धारित करने के लिए इस वायरस का शुरुआत में बंदरों पर परीक्षण किया गया है। ऐसे ही एक प्रयोग के दौरान एक बंदर बेकाबू हो जाता है, जिससे इंजेक्शन मशीन में खराबी आ जाती है और वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल जाता है। इस वायरस का मनुष्यों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है और बचे हुए लोग मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। इसके विपरीत, यह वायरस बंदरों और वानरों की बुद्धि को बढ़ाता है, जिससे वे इंसानों की तरह स्मार्ट बन जाते हैं। वे सोचना शुरू करते हैं, संगठित होते हैं और अंततः दुनिया पर हावी हो जाते हैं, जबकि मनुष्य एक आदिम पशु जैसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। इन बुद्धिमान वानरों का नेता सीज़र है, जो एक युद्ध में मर जाता है। फिर कहानी उसके जनजाति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 300 साल भविष्य में चली जाती है। वानर अब सामुदायिक रूप से रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उन्होंने अपना समाज विकसित कर लिया है। मुख्य पात्र नोआ जनजाति के नेता का बेटा है। नोआ और उसके दोस्त चील के अंडे इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों की एक धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। प्रत्येक वानर से अपेक्षा की जाती है कि वह एक पालतू जानवर के रूप में एक बाज को पालें। ये परंपरा उनके वयस्क होने का प्रतीक है। नोआ युवा होने के नाते उत्सुकता से भाग लेता है, अपने ईगल अंडे के फूटने और उससे बनने वाले बंधन की आशा करते हुए। हालांकि उनका शांतिपूर्ण जीवन तब बाधित हो जाता है जब एक मानव लड़की भोजन की तलाश में उनके जनजाति में घुसपैठ करती है और नोआ के ईगल अंडे को चुरा लेती है। नोआ अंडे को वापस पाने के लिए जंगल में उसका पीछा करती है, लेकिन पीछा करने के दौरान अंडा टूट जाता है, जिससे नोआ तबाह हो जाती है। इस झटके को खुद पर हावी न होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित नोआ ने एक और चील का अंडा खोजने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर लौटने का फैसला किया। ये घटना न केवल नोआ के व्यक्तिगत विकास के लिए मंच तैयार करती है, बल्कि जीवित मनुष्यों और प्रमुख वानर समाज के बीच अंतर्निहित तनाव का भी संकेत देती है, क्योंकि वे अपनी परिवर्तित दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि नोआ पहाड़ों से एक नया ईगल अंडा ले जाए, उसका सामना अपने कबीले के 2 घायल वानरों से होता है। उनकी हालत गंभीर है और वे मौत के करीब हैं। चिंतित होकर नोआ उनसे पूछती है कि उन्हें चोटें किसने पहुंचाईं। उन्होंने खुलासा किया कि समुद्र तट के पास रहने वाली एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति के वानरों ने उन पर हमला किया। ये प्रतिद्वंद्वी जनजाति नोआ की जंगल में रहने वाली जनजाति के प्रति नफरत रखती है और हमला करने, बचे लोगों को गुलाम बनाने और विरोध करने वालों को मारने की योजना बना रही है। इस बीच समुद्री वानर नोआ जनजाति के ठिकाने की खोज करते हैं और अपने हथियारों के साथ हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। नोआ अपने लोगों को चेतावनी देने और उनकी रक्षा करने के लिए वापस भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। समुद्री वानर पहले ही अपना हमला शुरू कर चुके हैं, घरों को जला रहे हैं और जनजाति के सदस्यों को मार रहे हैं। अराजकता में नोआ को पता चलता है कि उसके पिता, जनजाति नेता, मारे जाने वाले हैं। उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद नोआ पर जबरदस्ती की गई और उसे एक तरफ फेंक दिया गया। दुखद रूप से उसके पिता की मृत्यु हो गई और बचे हुए वानरों को समुद्री वानरों ने गुलाम बना लिया। उन्हें समुद्री वानरों के नेता प्रोक्सिमस के पास ले जाया जाता है, जो अपने बंदियों से प्रसन्न है। होश में आने के बाद नोआ अपने कबीले को खंडहर में पाता है। अपने पिता की मृत्यु और अपने दोस्तों के पकड़े जाने से दुखी होकर नोआ अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने, जिम्मेदार समुद्री वानरों को नष्ट करने और अपने बंदी दोस्तों को छुड़ाने की कसम खाता है। दृढ़ निश्चय करके नोआ समुद्र की यात्रा पर निकलता है, जहां उसका सामना एक अलग तरह के बंदर से होता है। ये बंदर वानरों से अधिक बुद्धिमान और साक्षर होते हैं। जब नोआ ने उनके पास मौजूद किताबों के बारे में पूछा, तो बंदर ने बताया कि ये उसकी किताबें हैं, जो शब्दों और चित्रों से भरी हुई हैं, प्रत्येक का अपना अर्थ है। यह मुठभेड़ नोआ की खोज में एक नया अध्याय खोलती है, क्योंकि वह अधिक उन्नत बंदरों से सीखता है और प्रतिशोध और बचाव की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ताकत और ज्ञान की तलाश करता है। बंदर ने नोआ को समझाया कि पहली शताब्दी में सीज़र के शासनकाल के दौरान कई बंदर इन पुस्तकों में लिखे लेखों को पढ़ और समझ सकते थे। नोआ पूछता है कि सीज़र कौन था।
और बंदर उसे बताता है कि सीज़र पहला बंदर था जो सोच सकता था। सीज़र की वजह से बंदरों का विकास हुआ और उनमें सोचने और बोलने की क्षमता आ गई। सीज़र ने बंदरों को जनजातियों में रहना सिखाया और किसी भी बंदर को दूसरे को नहीं मारना चाहिए, भले ही उनकी जनजाति कुछ भी हो। उन्हें उनका पहला नेता माना जाता है। जैसे जैसे वे बातचीत करते हैं, नोआ और बंदर दोस्त बन जाते हैं और खाना खाते हैं। वह लड़की जिसने पहले नोआ का ईगल अंडा चुराया था, भोजन की तलाश में नोआ के घर के पास के इलाके में लौट आती है। नोआ अभी भी गुस्से में है, उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरा बंदर हस्तक्षेप करता है और नोआ को याद दिलाता है कि सीज़र इंसानों से प्यार करता था और उन्हें उसके उदाहरण का पालन करना चाहिए। वे लड़की को खाना खिलाते हैं और बंदर नोआ को समझाता है कि एक समय था जब मनुष्य बुद्धिमान थे और बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी और अब जानवरों की तरह रहते हैं। खाना खिलाने के बाद लड़की उनकी साथी बन जाती है। अगली सुबह नोआ ने लड़की और बंदर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे जंगल में यात्रा करते हैं, उनका सामना भोजन की तलाश में अन्य मनुष्यों से होता है। अचानक समुद्री जनजाति के वानर मनुष्यों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वे उनके प्रति गहरी नफरत रखते हैं। अराजकता के बीच नोआ और बंदर लड़की को बचाने और उसे जंगल में सुरक्षित ले जाने में कामयाब होते हैं। सुरक्षित महसूस करते हुए लड़की पहली बार उनसे बात करती है, अपना परिचय माई के रूप में देती है। नोआ और बंदर आश्चर्यचकित हैं कि एक इंसान बोल सकता है। मई ने खुलासा किया कि वह अन्य इंसानों से अलग है क्योंकि वह बोल सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है और कपड़े पहन सकती है। वह बताती हैं कि उनकी जनजाति बुद्धिमान थी और बोलने में सक्षम थी, लेकिन समुद्री जनजाति ने नफरत से प्रेरित होकर उनकी पूरी जनजाति का सफाया कर दिया और वह एकमात्र जीवित बची रह गई। परिचय के साथ तीनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, एक बंधन बनाते हुए अपनी दुनिया के खतरों से पार पाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मई की अद्वितीय क्षमताएं और ज्ञान उनके मिशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नोआ अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने बंदी दोस्तों को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसे मई और बंदर में नए सहयोगी मिलते हैं, जिससे समुद्री जनजाति का सामना करने और उसकी दुनिया में शांति बहाल करने का उसका संकल्प मजबूत होता है। नोआ को अपने लोगों को बचाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः एक नदी पुल पर पहुंचे, जो एक अन्य जनजाति द्वारा नियंत्रित क्षेत्र था। गार्डों ने उन पर हमला किया, जिससे लड़ाई हुई और इस दौरान बंदर नदी में गिर गया और बह गया। नोआ और मई को पकड़ लिया गया और समुद्री जनजाति के क्रूर नेता प्रॉक्सिमस के पास लाया गया। प्रॉक्सिमस के मन में इंसानों के प्रति गहरी नफरत थी और उसने आदेश दिया था कि जो भी इंसान दिखे उसे मार दिया जाए। उसकी महत्वाकांक्षा मनुष्यों को खत्म करने से भी आगे तक फैली हुई थी। उसने सभी वानरों पर शासन करना चाहा और नोआ के कबीले पर कब्जा करने के लिए उसके पिता को मार डाला। समुद्री जनजाति तट पर रहती थी, जो उनके द्वारा बनाई गई एक विशाल दीवार द्वारा समुद्र से सुरक्षित थी। प्रॉक्सिमस मानव बुद्धि से प्रेरित होकर मानव इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पास एक बड़ा सैन्य जहाज था जिसमें एक सीलबंद बंकर था जिसमें हथियार थे। दैनिक प्रयासों के बावजूद उसके वानर बंकर खोलने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्रॉक्सिमस दृढ़ रहा। उसका मानना था कि हथियारों तक पहुंच उसे मनुष्यों को मारने और सभी वानरों को गुलाम बनाने की अनुमति देगी, जिससे उसकी शक्ति मजबूत हो जाएगी। इंसानों के प्रति प्रॉक्सिमस की नफरत वानरों के साथ उनके ऐतिहासिक दुर्व्यवहार से उपजी थी, जिन्हें चिड़ियाघरों में या पालतू जानवरों और गुलामों के रूप में रखा जाता था। उसे डर था कि अगर इंसानों की बुद्धि वापस आ गई, तो वे एक बार फिर वानरों को अपने अधीन कर लेंगे। इसे रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले सभी मनुष्यों को खत्म करने का लक्ष्य रखा। बंदी रहने के दौरान नोआ अपने कबीले के कई सदस्यों से मिला, जिन्होंने उसे इंसानों को मारने और बचे हुए वानरों को गुलाम बनाने की प्रॉक्सिमस की योजना के बारे में बताया। नोआ इस खतरे से बहुत चिंतित थी। अपनी कैद के बावजूद नोआ ने प्रॉक्सिमस की योजनाओं को विफल करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि उसे समुद्री जनजाति के नेता को रोकने, अपने लोगों को बचाने और शेष मनुष्यों को प्रॉक्सिमस की घातक महत्वाकांक्षाओं से बचाने का एक रास्ता खोजना होगा। यह मिशन और भी जरूरी हो गया क्योंकि नोआ ने अपनी जनजाति और मानवता दोनों के लिए व्यापक निहितार्थों को पहचाना।
नोआ अपनी जनजाति के वानरों को प्रॉक्सिमस की दास्ता से बचाना चाहता था। उन्हें प्रॉक्सिमस के बंकर के बारे में पता चला, जिसमें कई हथियार थे। इसके बाद नोआ ने मई से संपर्क किया, जो उससे बात करना चाहती थी। उसने मनुष्यों की बोलने की क्षमता पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और बताया कि उसे प्रॉक्सिमस के बंकर में संग्रहित एक भाषा पुस्तक की आवश्यकता है। मई पुस्तक को पुनः प्राप्त करने के लिए बंकर को खोलना चाहता था, लेकिन नोआ की एक अलग योजना थी। वह प्रॉक्सिमस की शक्ति और गौरव को कमजोर करने के लिए बंकर को नष्ट करना चाहता था। मई नोआ की मदद करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुई कि वह पहले बंकर से अपनी किताब निकाल सकती है। नोआ सहमत हो गया और उन्होंने उस रात अपने मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई। नोआ की योजना में उस दीवार को नष्ट करने के लिए एक बम बनाना शामिल था, जो समुद्री जल को प्रॉक्सिमस के क्षेत्र से बाहर रखती थी। इससे ध्यान भटक जाएगा, जिससे मई को अपनी किताब पुनः प्राप्त करने और फिर बंकर को नष्ट करने की अनुमति मिल जाएगी। मई, नोआ और उसके दोस्त एक छोटे से छेद से बंकर में दाखिल हुए। जब मई ने अपनी किताब की खोज की, तो नोआ और उसके दोस्तों को एक कहानी की किताब मिली, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे इंसानों ने एक बार बंदरों को कैद कर लिया था, जिससे वे परेशान थे, लेकिन उनके मिशन में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने भागने के लिए बंकर का बड़ा गेट खोल दिया, लेकिन प्रॉक्सिमस और उसकी टीम बाहर इंतजार कर रही थी। प्रॉक्सिमस को एहसास हुआ कि वे उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उनका मानना था कि उन्होंने बंकर से महत्वपूर्ण चीजें छिपाई हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने मई की गर्दन पर चाकू रखा और नोआ से उनकी योजना का खुलासा करने की मांग की। इससे पहले कि प्रॉक्सिमस मई को नुकसान पहुंचा सके, उसने बंदूक का उपयोग करके उसकी रक्षा कर रहे बंदर को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कार्यों से प्रभावित होकर प्रॉक्सिमस ने मई के साथ एक समझौता किया। यदि वह उसे और उसके दोस्तों को बंकर से सभी हथियार सौंप देगी, तो वह उसे और उसके दोस्तों को जाने देगा। मई और नोआ को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा। प्रॉक्सिमस के साथ खतरनाक शक्ति संघर्ष को नेविगेट करते हुए उन्हें नोआ की जनजाति को बचाने और मनुष्यों को उनकी खोई हुई क्षमताओं को वापस पाने में मदद करने के अपने लक्ष्यों को संतुलित करना था। इस निर्णायक क्षण ने उनके संकल्प का परीक्षण किया और उनके आपस में जुड़े भाग्य का भविष्य निर्धारित किया। लेकिन मई मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि अगर प्रॉक्सिमस को हथियार मिल गए, तो वह फिर से उनका पीछा करेगा। इसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मई ने निर्णायक कार्रवाई की। प्रॉक्सिमस और उसके अनुयायियों के बंद होने के साथ उसने नोआ और उसके दोस्तों द्वारा बनाए गए बम को दीवार के नीचे रख दिया, जिससे समुद्री जल को क्षेत्र में बाढ़ आने से रोका जा सके। विस्फोट के कारण दीवार टूट गई और समुद्री पानी प्रॉक्सिमस के वानरों को बहा ले गया। नोआ जनजाति के वानर, जो जंगल में अपने समय से पेड़ों पर चढ़ने में कुशल थे, तुरंत सुरक्षित स्थान पर चढ़ गए। इस बीच प्रॉक्सिमस के अनुयायी डूब गए। अपने कबीले को सुरक्षित रखते हुए नोआ उन्हें घर वापस ले गया। हालांकि उनकी राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि प्रॉक्सिमस वापस लौट आया और उन्हें एक बार फिर अपना दास घोषित कर दिया। क्रोधित होकर नोआ ने एक विशेष कॉल के साथ अपने पालतू ईगल्स को बुलाया। चील ने झपट्टा मारा, प्रॉक्सिमस को पकड़ लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया और अंततः नोआ की जनजाति को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। बाद में नोआ और उसके दोस्तों ने अपने घरों का पुनर्निर्माण किया और अपना शांतिपूर्ण अस्तित्व फिर से शुरू किया। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में मई ने नोआ से संपर्क किया, जो बंकर को नष्ट करने के लिए बनाए गए बम का इस्तेमाल दीवार तोड़ने के लिए करने के लिए उससे नाराज थी। इस विश्वासघात ने नोआ को एक कठिन सबक सिखाया। इंसानों पर कभी भरोसा मत करो। उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी जनजाति को फिर से धोखा दिए जाने या गुलाम बनने से बचने के लिए खुद को विकसित और मजबूत करने की जरूरत है। इस बीच मनुष्य अपनी योजनाएं बना रहे थे। मई ने बंकर से एक किताब बरामद की थी, जो भाषा की किताब नहीं बल्कि एक सैटेलाइट मैनुअल निकली। उसने इस पुस्तक को अन्य बुद्धिमान मनुष्यों के साथ साझा किया। मैनुअल में उपग्रहों के निर्माण और मरम्मत के लिए विस्तृत निर्देश थे। इस ज्ञान के साथ मई और उसके समूह ने अपने जैसे अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक उपग्रह को ठीक करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उपग्रह को सक्रिय किया, उन्हें पता चला कि दुनिया भर में कई मनुष्यों में अभी भी सोचने और बोलने की क्षमता बरकरार है। इन बिखरे हुए समूहों ने खुद को संभावित वानरों के प्रभुत्व से बचाने के लिए एकजुट होने और सहयोग करने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्म मानवता के लिए आशा की एक किरण के साथ समाप्त होती है।